हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्ट्रेटेजी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि बहुत ही जल्द मैं आपको पेपर डिस्कस करवाऊंगी। 2022 का जो पेपर था वो मैंने आपसे डिस्कस पहले ही कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो है 2018 का पेपर, जो कि 7 जनवरी 2020 के दिन लगा था। 2018 में वैकेंसी आई थी लेकिन पेपर 2020 में लगा था जनवरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखना। देखो, जो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहली बात तो यहाँ पूछा है सत्य कौन सा है, ट्रू आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ट्रू है। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं तो हाइलम स्तनधारियों की वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खाज है कि हाइलम इज ए नॉच एट द इनर सरफेस ऑफ द किडनी ऑफ मैमल। नेफ्रीडिया केवल एनेलिडा में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा में पाई जाती है। हेनले की बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है, एक ये पूछा गया। और मेल्पिगियन काय में बोमन संपूर्ण व ग्लोमेरुलस दोनों शामिल होते हैं। तो आपको अब इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पर किस कैटेगरी में आ गया, डिलीट कैटेगरी में आ गया, इसको हमने डिलीट कर दिया था। जैसे अगर मैं बात करूं कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मेल्पिगियन बॉडी में है, ये तो सही है डी। लेकिन नेफ्रीडिया केवल एनेलिडा में पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, केवल एनेलिडा में नेफ्रीडिया नहीं पाई जाती है। हेनले के बड़े आकार का लूप, ये भी गलत है क्योंकि कॉर्टिकल में नहीं होता, जस्टा ग्लोमेरुलस में होता है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हो गया। नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। मैं आपसे कहूंगी अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप पेपर को इंग्लिश में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आए तब हिंदी का, क्योंकि कई बार आरपीएससी क्या करती है, यहाँ मिसमैच हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में, और फिर पेपर के स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो आपका इंग्लिश का पेपर मान्य होगा। तो इसलिए आप इंग्लिश में पढ़ने की ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि गलती होने के चांसेस क्या हो, कम हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है पीसीटी। जो पीसीटी है वो रीअब्जॉर्प्शन और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सब करती है, तो हमें पता है भाई। और आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कौन से वाले नेफ्रॉन से है, तो ये यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा, हेनले का लूप ऑस्मोलैरिटी, सही बात है। ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये हम बात करते हैं। डिस्टल कोवुलेटर, यहाँ पर भी वाटर का क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और कलेक्टिंग डक्ट पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो हम यहाँ पर फोर्थ आंसर इसका सही करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो ये चीजें हमें परेशान करती है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एंजाइना, अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति। अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति, एंजाइना छाती के अंदर जो दर्द होता है हर्ट, ठीक है, कि जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलती वो एंजाइना होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं बात करूं एम्फीसीमा, वायु कुपिकाओं में क्षति, एल्वियोलर डैमेज जो होता है उसे एम्फाइसीमा कहते हैं, सही बात है। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन है, ट्रैकिया वगैरह में, ये भी सही है। लेकिन क्रेटिनिज्म की हम बात करें कि ये अति थायराइडोइज्म में होता है, तो ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर इसका क्या होगा, रॉन्ग। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्रेटिनिज्म अति थायराइडिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कार्टिलिजिनियस जॉइंट कहाँ मिलता है, उपास्थि वाला जॉइंट कहाँ पर मिलता है। तो हम बात करें कि कार्टिलिजिनियस जोड़ कहाँ मिलता है, तो हमें पता ही है दो कशेरुकाओं के मध्य। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, यहाँ पे कार्टिलेज बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ही यहाँ पर हम मूवमेंट की बात करते हैं, घुटने में कार्पल्स के मध्य मेटाकार्पल्स, ये जॉइंट अलग होते हैं,
तो कार्टिलेनियस जॉइंट आपको दो कशेरुकाओं के मध्य देखने को मिलता है। तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों एंडोस्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है? नारियल में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कोकोनट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज अ फॉल्स फ्रूट? आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि फॉल्स फ्रूट कौन सा है। तो आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है कि आभासी फल कौन है? एप्पल। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर थैलेमस है, वो हम खाते हैं, उसका वो दूसरा पार्ट हम नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर हम थैलेमस को खाते हैं, दैट्स वाई ये क्या है? फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला इसका ऑप्शन दे रखा है आपको कि द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। तो देखो पहली बात तो नॉट पूछा है, नॉट ट्रू मतलब गलत कौन सा है आपसे ये पूछा गया है। तो ये तो सही है कि 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल होती है। एग एपरेटस इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड, तो आपको ये भी पता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो देखो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, यहाँ पर एक बड़ी सी एग सेल होती है, और ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये चैलेजल एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। दूसरा एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड, सही बात है ये भी, तो ये भी क्या हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड एट चैलेजल एंड, ये भी इसका सही हो गया। और ये टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 6 सेल, तो ये 6 तो सबको ही पता है, 6 तो होती ही नहीं है, ठीक है, 7 सेल होती है, तो दैट वन इज रॉन्ग। तो आपसे यही पूछा था नॉट ट्रू। कई बार इन चीजों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है क्वेश्चन को, उसके बाद में आपको आंसर देना है। तो यहाँ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं बात करूं 8 की, द स्पीसीज एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, की जो सिर्फ एक ही जगह पर हमें देखने को मिलती और कहीं नहीं देखने को मिलती, तो वो होती है स्थानिक जाति। 8वें में तीसरा यहाँ पर आपके सही है। अभी तक अगर मैं बात करूं, मैंने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको 11-12 के ही है। ये अभी तक यूजी लेवल का कोई क्वेश्चन यहाँ पर हमने नहीं देखा है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, सहलग्नता की अवधारणा। तो ये तो कुछ डिस्कवर तो फेमस है, जो आते ही हैं। तो लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा गया? आपको सबको पता है लिंकेज के बारे में हमें जो बताया गया था, लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हमें दिया था बैटसन और पुनेट ने, ठीक है। और इसको पूरा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अगर मैं बात करूं लिंकेज की, तो मॉर्गन की हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर है, जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे को F1 पीढ़ी के संकर पौधे TT से क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर मैं किससे करवा रही हूँ? रेसेसिव प्लांट से करवा रही हूँ, तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है आई थिंक। तो इसका 10th का आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम F1 को किससे करवाते हैं? रेसेसिव वाले से करवाते हैं, और ये तो होगा टेस्ट क्रॉस। और अगर हम F1 जनरेशन की क्रॉसिंग किसी भी पेरेंट के साथ करवा दें, चाहे वो होमोजाइगस है या क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। तो वो कौन सा होता है? बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में कौन सा सही है वो हमें बताना है। इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो पहला है कि लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम। तो ये हम सबको पता है, ये ट्रू है कि गुणसूत्रों के द्वारा ही क्या होता है? सेक्स डिटरमाइन होता है। दूसरा दे रखा है 22 प्लस XX इज फीमेल, तो 22 XX थोड़ा ना होता है, ये तो 44 प्लस XS होना चाहिए था, ठीक है। अगर वो गैमिट बताता तो 22 प्लस X होना चाहिए था, तो ये कैसा हो गया? आपके फॉल्स हो गया, या आपके ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट भी 21 प्लस X, ये भी गलत हो गया, और XO वाला तो हमारे अंदर होता ही नहीं है। तो 11th का जो आंसर हो जाएगा कि इनमें से सिर्फ A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है? गलत है। मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की, तो 12वां क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसके हैं? तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की अगर मैं बात करूं
तो वो किसके बेस्ट एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, यहाँ पर रेलेवेंट आंसर सारे ही लग रहे थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे कि वो डिलीट हो चुके हैं। 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, कि इनमें से कौन सी जो सेल है वो एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है, प्रतिरक्षियां कौन सी कोशिकाएं स्त्रावित करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैं बात करूं, सीधी सी बात है, एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करती है, टी लिम्फोसाइट नहीं करती। ओनली ल्यूकोसाइट आता तो कुछ सोचते हैं, ऑल लिखा हुआ आ गया, ऑल लिम्फोसाइट गलत है वो। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? कि किस रोग को हम टीकाकरण नहीं, मतलब इनमें से किसका टीका नहीं लगता? तो हम सबको पता है पोलियो का टीका लगता है, डिप्थीरिया का भी लगता है, न्यूमोनिया का भी लगता है। तो किसका टीका नहीं लगता? अमीबियासिस का टीका नहीं लगता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से जो होता है, इसका कोई भी टीका नहीं लगता। फिर आता है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन की हीमोजोइन एक टॉक्सिन है, एक विष लाल रक्त कणिकाओं के फटने के बाद रक्त में जोड़ा जाता है। तो कौन सी बीमारी के अंदर जो हीमोजोइन है वो रिलीज होता है? तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी मलेरिया पढ़ा होगा तो आपको ये हीमोजोइन की जब आरबीसी फटती है तो उसमें से ये कण रिलीज होते हैं, जिस वजह से रोगी को कपकपी लग के बुखार आती है। तो यहाँ सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15वां में आपके आ जाएगा मलेरिया। तो आप देख रहे होंगे कि आपने क्वेश्चन इतने सारे देखे कि लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी समझ से बाहर जा रहा हो या आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो। ये सब आपके अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी लेवल के हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन वायरस कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो भाई प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन ये आप कहां पर पढ़ते हो? तो मैडम हम ये पढ़ते हैं कैंसर में। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिन्हें देखते ही हम उनका आंसर दे सकते हैं, बाकायदा हमने उसको पढ़ रखा हो। नहीं पढ़ रखा होगा तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सेप्रोफाइट कौन होते हैं? जो मरे हुए को खाते हैं। जो मरे हुए को खाते हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो देखो कितना में मर्तोपजीवी कौन है? तो हमें पता है डीकंपोजर होते हैं, सिर्फ वही मर्तोपजीवी हैं, बाकी कोई भी नहीं है। प्रोड्यूसर तो हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर को खाते हैं और सेकेंडरी जो कि प्राइमरी को खाते हैं। तो यहाँ डीकंपोजर आ जाएगा। और डीकंपोजर के अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो आप बोलोगे बैक्टीरिया और फंगस, ये क्या होते हैं? डीकंपोजर होते हैं। बात है द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ओशियन इकोसिस्टम इज जनरली, आपसे पूछा है पिरामिड का पूछा है और वो भी किसका? बायोमास। और मैंने आपको बता रखा बायोमास हमेशा आप वेट से डिसाइड कर लिया करो, आपकी वेट की बात कर रहे हैं। ओशियन इकोसिस्टम से आपसे पूछा है तो हमें पता है ओशियन इकोसिस्टम का कैसा होगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखोगे कि ओशियन इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो होता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर हम बात करते हैं जूप्लैंक्टन, फिर हम बात करते हैं स्मॉल फिशेस, फिर हम बात करते हैं लार्ज फिशेस, और फिर हम बात करते हैं और भी ज्यादा जो भी हैं वेल वगैरह, उनकी जो बड़ी बड़ी मछलियां उनकी बात करते हैं। तो हम देखेंगे नंबर हमेशा फाइटोप्लैंक्टन का क्या होगा? ज्यादा। लेकिन ये लाखों अरबों करोड़ों की संख्या में भी होंगे तो भी एक बड़ी मछली के बराबर इनका साइज नहीं हो सकता, इनका वेट नहीं हो सकता, इनका बायोमास नहीं हो सकता है। इसलिए ओशियन बायोमास का जो पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। लेकिन अगर पिरामिड ऑफ नंबर लिखा हुआ आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता? नंबर लिखा होता, तो फिर आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे अपराइट हो जाता है, क्योंकि हमेशा फाइटोप्लैंक्टन का नंबर क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड, पारिस्थितिक तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को क्या कहा जाता है? कि भाई जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है फ्री की, तो आपको अगर आपने इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, जिन्होंने सबके ऊपर टैग लगा दिया था, प्राइस टैग, और वहां पे लिखा हुआ भी है कि जो भी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। इससे इजी क्वेश्चन आपको और क्या चाहिए? ठीक है। नेक्स्ट, तनावग्रस्त परिस्थितियों में झीलों व तालाबों में पाई जाने वाली जंतु प्लवकों की प्रजातियां निलंबित परिवर्तन की अवस्था में आ जाती है, मतलब सस्पेंडेड ग्रोथ हो जाती है उनकी। और ये जो सस्पेंडेड ग्रोथ है उनकी, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डाइपोज। आपकी एनसीईआरटी में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप एलन के अंदर भी ये देख सकते हो, जहां पर आपको हाइबरनेशन, एक्टिवेशन और ये दे रखे हैं, एडेप्टेशन दे रखे हैं, वहां पे बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। ठीक है,
कि बहुत तनाव, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर अगर अपनी ग्रोथ को हम रोक लेते हैं, अपने डेवलपमेंट को हम रोक लेते हैं, तो ये होता है डाइकोस। ठीक है, इंटरनल एटमॉस्फेयर को जो बैलेंस करते हैं वो होता है आपका होम्योस्टेटिस, या फिर सीधा हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी चेंज को रजिस्ट करते हैं। हाइबरनेशन सबको पता है, सर्दियों में सो जाना, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन गर्मियों में सो जाना। सो जाना मतलब इनएक्टिव हो जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है? भाई इकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को हमें मिल रहे हैं, और इकोलॉजी बहुत अच्छा है, और इकोलॉजी बहुत आराम से हम कर सकते हैं। आपसे जनसंख्या का गुण नहीं है, पहले तो आपको ऐसी चीजों को क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। पहला, एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतः अन्य जनसंख्या के साथ अंतःक्रिया नहीं करते। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि गुण नहीं है ना, गुण नहीं है, तो ये तो गुण है भाई। अंतःक्रिया, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन यूजुअली डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर पॉपुलेशन, किसी भी समय पर इसमें विभिन्न आयु के प्राणी रहते हैं, ये तो गुण है। इसका एक लिंग अनुपात होता है, एक मिनट रुकना, हाँ ये भी है। और इसमें जन्म दर व मृत्यु दर होती है, ये भी है। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, गलत, कि एक जनसंख्या के सदस्य अन्य जनसंख्या के साथ अंतःक्रिया नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते अंतःक्रिया? क्या भारत के लोग इंग्लैंड नहीं जाते क्या? ठीक है, या फिर हम क्या कुत्ते बिल्ली नहीं पालते क्या? हमारे बीच में इंटरेक्शन तो है ही, किसी ना किसी रूप में इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इंटरेक्ट तो करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तभी तो कम्युनिटी बढ़ेगी, अदरवाइज तो हम पॉपुलेशन ही रह जाएंगे, और इंटरेक्शन करना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पैर ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए थोड़े छोटे होते हैं, ये नियम कौन सा है? तो देखो ऑप्शन में ही आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान किया, सीधी एनसीईआरटी से पूछ लिया, ये एलन का रूल होता है। इसका रूल होता है एलन का, ये एलन का रूल होता है। ऐसे ही एक होता है बर्गमान का रूल, जो कि साइज की बात करता है, वो मैंने आपको अलग से मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सारे रूल्स वहां पे आपको समझाए हैं। और अगर मैं बात करूं आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो पिछली बार ये सारे रूल एक ही पेपर में पूछ लिए थे, 5-6 क्वेश्चन आ गए थे, सारे रूल पूछ लिए उसमें। ठीक है, तो पेपर बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं, वो एक साथ सब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, निम्न से कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? कि इनमें से CO2 की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आपको ये बताना है। तो CO2 की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा भाई? तो हम बात करेंगे सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो बड़ा है वही करेगा। तो मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? महासागर। उसमें कार्बन कंटेंट वगैरह सब देखते हैं, तो 23वें में क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चट्टाने फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है, पहला तो ये है। तो ये क्या है भाई, ट्रू है। फिर है प्रथम अन्वेक्षक जातियां, पायोनियर। अन्वेक्षक का मतलब, पायोनियर मतलब जो सबसे पहले आकर रहने लगती है, उन जातियों को हम अन्वेक्षक जातियां कहते हैं, जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। सही है, तो जो भी बेयल जगह पे सबसे पहले आती है उसे हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, जैसे लाइकेन वगैरह। नेक्स्ट, पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती, कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा कैसा हो सकता है भाई? क्या ये पॉसिबल है कि जब ये मान लिया ये कोई चट्टान है, इस पे जीवन उत्पन्न होने लगा, तो पहले जितनी स्पीसीज थी उतनी ही लास्ट तक रहेगी? ऐसा तो नहीं। हम तो यही तो देखते हैं कि धीरे धीरे स्पीसीज का नंबर क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे नई नई चेंज आते हैं, वेरिएशन आती है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। कभी भी ये परिवर्तित नहीं होता, नहीं परिवर्तित होता है वो। ठीक है, एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है, ट्रॉफिक लेवल एंड ऑर्गेनिज्म कैन चेंज, कि वो उसका खाना पीना जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सही होगा भाई। खाने को अगर नहीं मिल रहा है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी कोई वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इस तरीके से हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस वन इज करेक्ट, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, पादपों द्वारा निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार को क्या कहते हैं? कि निश्चित समय प्रति इकाई क्षेत्र में जो भी जैव भार उत्पन्न होता है निश्चित समयांतराल में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसे? प्राइमरी प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूसेस पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछे गए हैं। मैं जैसा देख पा रही हूँ, मैंने एनसीईआरटी इकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं इसको एनालाइज कर सकती हूँ। यहाँ पर कुछ भी वहां से बाहर नहीं है। जब किसी रोगकारी जीव या विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रविष्ट करवाई जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं?
ठीक है, कि हम रेडीमेड जब कोई चीज अंदर डालते हैं तो रेडीमेड जो डालते हैं वो पैसिव होता है, और क्योंकि मैंने रेडीमेड डाला है व्हेन अगेंस्ट डिजीज कॉज आर इंजेक्टेड, तो ये आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन निष्क्रिय हम इसको बोलेंगे, हमने बनी बनाई जो भी है एंटीबॉडी उसके अंदर डाली है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। पेरिपेटस में जोरदार टांगे होती हैं। अब देखो स्टेटमेंट आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पेरिपेटस में जॉइंटेड लेग होते हैं क्या? नहीं होते हैं, गलत है। बॉडी कैविटी ऑफ एसिलोमेट इज फिल्ड विद बोट्राइडल टिश्यूज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉरल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, कॉरल्स में हाई। सिलोम इज रिड्यूस इन मोलस्का, गलत है। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? एक तरीके से तो ये डिलीटेड, डिलीट है ये। कैसा है ये? डिलीट है। 27वें क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार ये खुद ही पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही पूछने लग जाते हैं। निम्न में से कौन सा फाइलम उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, स्कल कैविटी के आधार पर किसको किया गया है? तो ध्यान रखना, स्कल कैविटी के आधार पर हमने रेप्टिलिया को क्लासिफाई किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन वर्ग मैमेलिया के विषय में सही नहीं है? कि सभी स्तनधारी विविवायरस जीव सभी बच्चों को जन्म देते हैं, गलत है। एक्टिना और प्लेटिपस की हम बात करें तो वो तो क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। डकबिल प्लेटिपस एक मार्सुपियल है, नहीं, वो नहीं है। सभी यूथीरिया जीवों में भाई करना पाया जाता है। सभी जलीय स्तनधारी महासागरों में रहते हैं, तो जलीय है तो महासागर क्यों छोटे, उसमें भी रह सकते हैं। डिलीटेड क्वेश्चन है ये, आप ये ध्यान में रखना। इसको भी डिलीट किया गया था। 29 भी आपके डिलीट है, बहुत सारे डिलीट हुए थे। अभी आप देखते जाओ कितने क्वेश्चन डिलीट हुए थे। डिलीट क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इक्वेशन गलत कर देते हैं। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा ही आता है, बाकी कुछ नहीं। नीचे एनिमिलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर आपको बताए। देखो मैंने जो आपको क्या पढ़ाई थी, एनिमल किंगडम, तो मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहीं से है। आपको बताना है कि इनमें से गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोशिकीय स्तर, सेलुलर लेवल स्पंज में मैडम सही है। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट में बिल्कुल सही है। ऑर्गन लेवल एलिग्निडा में गलत है, ऑर्गन सिस्टम होता है। और इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम सही है। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो विच वन इज, यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे इसका थर्ड, मतलब ये जो है ये आपके गलत दे रखा है और इसने ये गलत ही हमसे पूछा था, तो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 30 में 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31, इनमें से प्लेकोइड स्केल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लेकोइड स्केल्स आप ध्यान रखना, जो भी आपके ये जो तो कौन सी मछलियां हैं, ये उपास्तिल मछलियां जो होती है ना, कार्टिलेजिनियस फिश, उसके अंदर जो पाए जाते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेकोइड स्केल शायद ऐसा कुछ यूं यूं करके हम बनाते हैं ना, एक होते हैं साइक्लोइड और टिनोइड, वो पाए जाते हैं आपके बोनी फिशेज में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया फैमिलीज। फैमिलीज तो सीधी सीधी आपको पता कर होनी चाहिए। रेनल कुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है, 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें से ये जो टेट्रामेरस फ्लावर है वो इसका करेक्टर नहीं है, बाकी सब इसके करेक्टर है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 पढ़ लेना इसको। 32 का जो आंसर हो जाएगा वो 3। 33 में एपीएससी फैमिली पूछी है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, ध्यान में रखना। तो ये भी क्या है? डिलीटेड क्वेश्चन। बात करें 34 की, ये सब एक साथ फैमिली के क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, अगर मैं 34 की बात करूं तो 34 में है एस्टेरिसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है, नॉट ए करेक्टर। तो ये भी इसका नॉट ए करेक्टर ये आएगा थर्ड। 34 का आंसर होगा थर्ड कि ओवरी इज मल्टीलोक्युलर एंड सुपीरियर। ये आप जब वो पढ़ोगे तब अपने आप आपको समझ में आएगा। 35 डिलीटेड क्वेश्चन। 35 कैसा क्वेश्चन है? डिलीट क्वेश्चन है। आप लेकिन इनको जब पूरा ये फैमिली पढ़ लो ना, उसके बाद में आप इसको क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना। और ये आपके यूजी लेवल का मैटर, ये जो 4 क्वेश्चन हमने पिछले देखे वो यूजी लेवल के, और यूजी लेवल की ही फैमिली आपको पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। आता है नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, निम्न में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता? मतलब इंटरमीडिएट होस्ट किसका नहीं होता है, हमें तो ये बताना है। तो 36 में हम देखेंगे इंटरमीडिएट पोषक प्लाज्मोडियम का तो होता है, मानव है और मच्छर है। फीताकर्मी में भी हम सुअर की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं। राउंड वर्म में हम किसी की बात नहीं करते। लीवर फ्लूक में हम एक तो किसकी, भेड़ की बात करते हैं, और एक किसकी, स्नेल की बात करते हैं, घोंगे की बात करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा
36 में 3 आंसर हो जाएगा कि इसका कोई भी मध्यस्थ नहीं होता है, 36 का 3 होगा। बात करें 37, कौन सा मॉलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, कि किसको भोजन के रूप में नहीं खाया जाता? तो मैं बात करूं तो टेरिडो को नहीं खाया जाता। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके ही है, ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो कभी नहीं देखा था, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, इसको मैंने तो नहीं किया था उस समय, मुझे तब भी नहीं आया था, तो उसको थोड़ा याद ही कर लेना, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं। 38 आपको करेक्टली मैच करना है और सीधा सा इनके नाम, आपको जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है आपका यूजी लेवल के है, ये भी कैसा है यूजी लेवल का। तो गेहूं का नाम क्या होता है सबको पता है, ट्रिटिकम वल्गैरी, तो ए में क्या आएगा 4 आएगा, और ए में 4 इसी में दे रखा है, तो सीधा सा आंसर हो गया 38 में 4। अश्वगंधा का क्या हो जाएगा विदानिया सोमनीफेरा, मूंगफली का आ जाएगा आपके एरेकिस हाइपोजिया, चावल का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है उपयोग में लेने वाले भाग से मैच कीजिए कि हम किसमें क्या काम में लेते हैं। तो देखो 39 में चाय के अंदर हम काम में क्या लेते हैं, तो चाय में हम लेते हैं पत्तियां काम में, तो ए में आएगा 4, तो ए में तो 4 सब में दे रखा है, ऐसे बार बार थोड़ा ना लॉटरी लगती है, ए में 4 दे रखा है, पागल थोड़ा ना समझ रखा है भाई, ये लो भाई ए में आ गया 4। फिर बात करते हैं कपास, कपास में है गोंद बीज या बीज खोल के रोम, तो हम बात करेंगे कपास के अंदर हम बात करते हैं थर्ड आएगा, बीज खोल के जो रोम होते हैं ना उनको हम काम में लेते हैं, तो इसमें आएगा बी में थर्ड। बी में थर्ड कहाँ दे रखा है भाई, यहाँ पे भी दे रखा है, तो आगे और भी ज्यादा नाटक है। फिर कॉफी के अंदर हम क्या देते हैं भाई, बीज लेते हैं कॉफी में, तो सबको पता है डी में 2 आ जाएगा। तो 39 में जो डी में 2 आएगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके गूगल बचा है, तो गूगल में हम क्या लेते हैं उसका गोंद काम में लेते हैं। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यूजी लेवल का ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोन ग्रेन, की जो हम गेहूं घर के अंदर रखते हैं ना कोई भी चीज जमा करके एक साथ खरीद के, तो उसमें इनमें से कौन सा कीट नहीं लगेगा, तो इनमें से कौन सा कीट नहीं लगेगा, पाइरिला कीट नहीं लगेगा। याद करने वाली चीज है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और जो आपके एग्रीकल्चर वाले जो है वहां पे से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। कौन सा मनुष्य में हाथी पांव नामक रोग उत्पन्न करता है, तो ये क्वेश्चन तो भाई कोई रिकॉर्ड ही बनाने वाला है, तो 41 में सबको पता है वुचेरेरिया। देखो यहाँ स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, बाकी आपके आ जाएगा वुचेरेरिया। 41 में आएगा 1। बात करें 42, किस ऑर्थोपोड के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़े पैर उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है। कल परसों मैंने ऑर्थोपोडा के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसके अंदर शरीर के प्रत्येक खंड में कितनी जोड़ी पैर है, 2 जोड़ी, तो वो होती है मिलीपीड। कौन सा होता है मिलीपीड, तो इसका आंसर होगा मिलीपीड। चिलोपोडा सॉरी डेकापोडा के अंदर ये आता है। 42 में 2 आंसर हो जाएगा। उस समय तो मैं काफी कंफ्यूज हो गई थी जब मैं खुद पेपर दे रही थी ये वाला। फिर कैंथराइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है, ठीक है। तो कैंथराइडिन नामक तेल ये क्वेश्चन ये आपके कुछ इंसेक्ट है, यूजी लेवल का मैटर है, वहां पे हम इनको पढ़ते हैं, तो वहां पर ये दिया हुआ भी था। 43 में आएंगे, ये बीटल्स के सुखाए हुए पंखों से ये बनता है तेल, ठीक है। बच्चे आधे सबसे बहुत सारे बच्चे फूल और बीज करके आए थे, जबकि आंसर क्या होगा बीटल्स के सुखाए गए पंखों से, ठीक है। ये यहाँ पे थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 44, सामान्य उत्तकों को कोशिका संवर्धन हेतु वियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, कि जो उनके टिश्यूज को हटाया जाता है ना वो किसके द्वारा हटाया जाता है, तो सबको पता है टिश्यू। 44 में आंसर क्या आ जाएगा कोलेजिनस जो है, तो कोलेजिन है वहां से इनके टिश्यू को हटाया जाता है, तो 44 में आ जाएगा 2। 45, जब एक वेक्टर के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। एक के अंदर हमने दूसरा जोड़ दिया, तो जब 2 डीएनए अलग अलग होते हैं तो नया जो पीस बनता है उसे काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, जिसमें 2 के अलग अलग पार्ट है। जैसे ये मैंने कहा ये तो प्लाज्मिड था और ये मैंने क्या इकोलाई का डीएनए यहाँ पे डाल दिया, तो ये काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग डीएनए को मिला के एक बना देना। फिर है लेमिनार एयर फ्लो, जो आपने लैब के अंदर देखा होगा, ठीक है, जो पियानो बजाते हैं ना वैसा कुछ ऐसा ही होता है, उसके अंदर यूवी रेज करके हम कल्चर करने का काम करते हैं। तो इसका काम क्या होगा, कांच के सामान को निर्जमित करना, ठीक है, मीडिया व अन्य रसायनों के निर्जमीकरण के लिए, प्रयुक्त यंत्रों के निर्जमीकरण के लिए, या कार्य क्षेत्र के वातावरण। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि जो हम बैठ के वहां पे क्या बनाते हैं, जैसे
ये इस तरीके का कुछ होता है, यहाँ हम बैठे रहते हैं और ये पूरा ऐसे कवर रहता है, तो इसके अंदर यूवी लाइट होती है, तो हम यहाँ इसके अंदर क्या करते हैं, वो जो हम इनोकुलेशन करते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह का, जिससे कि वो ग्रोथ हो जाए, वो इसके अंदर हम करते हैं। बाकी तो कांच के सामान वगैरह इनके लिए तो हम बाकी इंस्ट्रूमेंट है ऑटोक्लेव वगैरह जो है आपके, उनको यूज हम करते हैं। तो 46 में क्या आएगा 4 यहाँ पे आंसर होगा। 47 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए में अभिक्रिया डीएनए में किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये डीएनए का क्या करते हैं भाई, इससे डीएनए की क्या करवाया जाता है, विस्तारण किया जाता है, फोटोकॉपी की जाती है, विस्तारण या एम्प्लीफिकेशन, ये ध्यान रखना, थर्ड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, शहद में क्या होता है मेन? तो शहद के अंदर जो मेन होता है वो होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये ध्यान रखना, फ्रक्टोज होती है मेन, तो है ना। तो 48 में क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ध्वनि प्रदूषण एक्ट कब लगाया गया था? ठीक है, ध्वनि प्रदूषण एक्ट अगर मैं बात करूं कानून कब लागू किया गया था, तो 49 में आंसर आएगा 3, 2000 के अंदर इसको लागू किया गया था, 49 में 3। नेक्स्ट है 50, जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहा है रॉकी एरिया पे, ठीक है, रॉक के ऊपर, तो रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन आके वहां पे अपनी जिंदगी चालू करता है? तो लाइकेन, और फिर वो लाइकेन कुछ एसिड सिक्रेट करते हैं जिससे वो चट्टान टूटने लगती है, मिट्टी बनती है, कुछ ऐसा। नेक्स्ट है भोपाल गैस, ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है। भारतीय शहर भोपाल में वायुमंडल में गैस रिलीज हो गई थी जिसके कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे, इस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान रखना है। 51 ये घटना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव में किस चक्र से संबंधित है? तो हरित गृह प्रभाव CO2 से संबंधित है, 52 में आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चमड़ा प्रसाधन उद्योगों के बहिस्त्राव में से किस प्रदूषक के उपार्षित होने की संभावना है? Which of the following pollutant is likely to be present in the effluent of the tannerism? कि जब चमड़ा गलाते हैं तो उस समय जो बाहर गैस निकलती है उसमें क्या होता है? तो उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे इसको डिलीट मान लिया गया है इसको, ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको डिलीट की श्रेणी में, डिलीट को मैं ज्यादा नहीं देख रही हूँ क्योंकि हमको ध्यान से अम्लीय उत्पाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत किसने दिया था? हाइमन ने दिया था, ये ध्यान रखना, सॉल जेल सिद्धांत। तो 54 में क्या आंसर आएगा? 4 आंसर यहाँ पे आएगा, हाइमन ने ये दिया था। नेक्स्ट, ओबेलिया की पेरिसार्क क्या है? ओबेलिया की पेरिसार्क क्या है? तो ओबेलिया की पेरिसार्क है एक्टोडर्म से काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म इसके चारों तरफ काइटिन की लेयर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? काइटिन, उसे हम बोलते हैं पेरिसार्क। टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो टीनिया के मादा जन, ये कुछ एनिमल दे रखे हैं आपको यूजी लेवल में जो सीधे सीधे वहां से पूछ लिए जाते हैं, वो है, तो 56 में आ जाएगा आपके 4, ठीक है। सीरस सेक्स जो है वो यहाँ पर टीनिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नहीं है, ये मैं आपको कोशिश करूंगी कि यूजी में जितने एनिमल्स आपको दे रखे हैं मैं इनको पूरा पूरा आपको करवा दूं। एस्केरिस में कितने वर्षण पाए जाते हैं? तो एस्केरिस में एक ही वर्षण पाया जाता है। हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस? तो 1 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेरिटीमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? तो हम बात करेंगे 58 के अंदर आ जाएगा, पोरफायरिन वर्णक यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा हल्का भूरा सा हमें देखने को मिलता है। तो बॉडी वॉल में पोरफायरिन पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पूछा है उसने, बॉडी वॉल में पूछा है, जिसकी वजह से उसके शरीर के त्वचा का रंग होता है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कॉकरोच के अंदर, पेरिप्लेनेटा मतलब कॉकरोच के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ना, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये उसकी मिड गट के अंदर पाई जाती है। कॉकरोच भी आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर मेंढक के अंदर कितनी राना टिग्रिना मतलब मेंढक, तो मेंढक में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मेंढक में लार ग्रंथियां क्या होती है? एब्सेंट, इसका आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट? रैबिट में इनमें से कौन सी चीज अनुपस्थित नहीं होती है, मतलब जो उपस्थित होती है? तो 61 में फोर्थ चीज जो है वो यहाँ पे नॉट एब्सेंट आएगा, तो 61 में आ जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। बाकी कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है, पोर्टल सिस्टम, ये सब चीजें यहाँ पे एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, नेत्रों से संबंधित ग्रंथि कौन सी नहीं है? संबंधित कौन सी ग्रंथियां खर्राओं के नेत्रों से संबंधित नहीं है? तो नेत्रों से संबंधित ग्रंथि सेकंड नहीं है, काउपर ग्रंथि, आई थिंक ये तो रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, बाकी सारी ग्रंथियां इसके आंखों से रिलेटेड है, आईज से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है 63, आपको मैचिंग करनी है, और ये मैचिंग थोड़ी
फोरामेन, क्रेस्ट, ग्लिनोइड कैविटी, हड्डियों की आ गई। तो देखो 63 का जो आंसर आपको दे रखा है, तो 63 का आंसर क्या होगा, देखो सुप्राट्रोक्लियर, एक मिनट रुको, हाँ सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन। तो ये किसके, सुप्राट्रोकियल फेरामोन अगर मैं बात करूँ कहाँ होता है, नहीं भी है तो चलो अगले देखते हैं। सिनेमल क्रेस्ट, फिर है ग्लिनोइड कैविटी, ये हमें पता है ग्लिनोइड कैविटी कहीं ना कहीं हमारे पेक्टोरल गर्डल में होती है, तो सी में आएगा 4। अब सी में 4 कहाँ है देखो, तो सी में 4 आपके फर्स्ट और सेकंड में दे रखा है, सही है, ये 4 आ जाएगा, सी में क्या आ जाएगा 4। बाकी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 63, ठीक है, फिर आता है आपके इसमें ये आ जाएगा, इसमें ह्यूमरस में आएगा, हाँ इसमें ए में, तो ए में आएगा 2, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ये। फिर बी में आ जाएगा 3rd, टिबियोफिला में सिनेमल क्रेस्ट होता है, और सिग्मोइड नोच आपके रेडियस नल्ला में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन में आपसे पूछा है वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं, मतलब जहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्रोस्पेक्टिव एरिया अपना ग्रहण कर लेते हैं ना, तीनों लेयर बन जाती है और अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, तो वो गैस्ट्रुला होता है। तो 64 में क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65, इजी क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, फिर ब्लास्टुला, फिर मोरूला, फिर क्लीवेज। क्लीवेज गलत आ गया ये वाला, क्लीवेज नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज होता है, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। तो 65 में कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर जो किडनी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉग के अंदर किडनी होती है प्रोनेफ्रस टाइप की, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच डेवलप बिटवीन सीरोसा एंड एमनियन ऑन 3rd डे ऑफ इंक्यूबेशन इन चिक एम्ब्रियो, ठीक है, जो कि एमनियन और सीरोसा के बीच में बनती है, तीसरे दिन की समथिंग बनती है, वो जो है वो है एलेंटोइस। बिटवीन सीरोसा 3rd डे की बात कर रहा है, तो यहाँ एलेंटोइस है जो कि इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल को कंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, कौन से जंतु में कौन सा होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 68 में। 68 में देखो डिस्कॉइडल डेसिडुएट कहाँ पाया जाता है, तो 68 का सीधा ही आंसर बता देती हूँ, 68 में फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके, तो डिस्कॉइडल ए पाया जाएगा आपके कायरोप्टेरा बैट वगैरह में। जॉनरी किस में पाया जाएगा, जॉनरी आपके कार्निवोरस कुत्ते बिल्ली में पाया जाएगा। कॉटिलिडरी की मैं बात करूं तो ये पाया जाता है आपके डियर में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि हिरण क्या खाता है, पत्तियां खाता है, तो कॉटिलिडन पत्तियां। और डिफ्यूज कि पूरा पूरा जो फैला हुआ रहता है, जो रायता फैला देता है, पिग, ठीक है, तो डी में क्या आ जाएगा आपके 3rd। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्यादा चीजें पूछी जाती है, उनको आपको अच्छे से करना। फिर है प्राइमेट्स की लैंगिंग चक्र की पीत पिंडीय प्रावस्था इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय, कौन से हार्मोन की वजह से ल्यूटियल फेज जो होती है, पीत पिंडीय अवस्था है, वो प्राइमेट्स के अंदर रेगुलेट होती है, तो 69 का आंसर हो जाएगा 3rd, LH हार्मोन उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ ए प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड, ठीक है, ये उसके ऊपरी भाग अधिक है, वो एक जगह मुड़ जाता है, एपिनेस्टी बोलते हैं आई थिंक इसको, तो 70 का आंसर हो जाएगा 3rd एपिनेस्टी, और ये हम जो हार्मोन है ऑक्सिन उसके अंदर हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट, कि ऑक्सिन का इनमें से कौन सा अफेक्ट नहीं है, तो 71 के अंदर आएगा इनहिबिशन ऑफ कैम्बियल ग्रोथ, ये काम नहीं करता, बाकी ये सारे काम ये करता है। नेक्स्ट, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ स्वेप, ठीक है, 72 में क्या आ जाएगा 4, जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है उसे बोलते हैं एसेंट ऑफ स्वेप, रस का आरोहण। फिर विलियन का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है सॉल्यूशन का वो कितना होता है, तो 73 का जो हो जाएगा वो होगा वो नेगेटिव। 73 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का कितना ऑलवेज नेगेटिव होगा। फिर है जीरोफाइटिक सेक्युलेंट, मरुद्वित गुदेदार प्लांट जिसमें CO2 इज टेकन, नाइट के अंदर तो रंध्र खुलते हैं, दिन के अंदर बंद होते हैं, तो वो कैम प्लांट्स कहलाते हैं, तो 74 में आएगा 2 आंसर। नेक्स्ट है 75, व्हाट इज द मेन कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन C3 एंड C4 प्लांट, तो आपको पता है C3 में तो रुबिस्को होता है ना 75 के अंदर, और मैं बात करूं C4 में कार्बोक्सिलेज, अब ये थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि C4 में हम पहले
वो दो अलग अलग सेल्स होती है ना, बंडल शीट सेल्स में आता है, उसके बाद में मीजोफिल सेल्स, तो कहीं ना कहीं इसने कंफ्यूज कर दिया, तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया, ऑप्शन में इसको डिलीट कर दिया गया। 75 क्वेश्चन आपके डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की बात कर रहा है कि पादपों में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र इसका रूपांतरण, पादपों में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र इसका रूपांतरण है, किसका कन्वर्सेशन होता है ग्लाइऑक्सिलेट में, तो हम बात करेंगे 76 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा कि इसके अंदर फैट से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। क्या बनता है? फैट से कार्बोहाइड्रेट। कौन सा चक्र है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 77 की। जिब्रेलिन का नाम किसके नाम पर रखा गया? कि जिब्रेलिन है उसका नाम किस पे रखा गया? तो ये ध्यान रखना, एक फंगस था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। तो 77 का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। बात करें 78 की। द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोलूँ 20 से 30 है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू हम बात करेंगे उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे आप स्टेट्स करते हो ना मीन मोड मीडियन, तो इस तरीके की वैल्यू आती है एक्स वो वर्ग अंतराल में, तो हम इसके बीच का ले लेते हैं, वो हम देखेंगे जिस 0 से 10 और इस तरीके से हम देखते हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। बात करें 79 क्वेश्चन की। सर्कल इन विच सेक्टर रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटी, त्रिज्यखंड की बात करें, त्रिज्यखंड होता है जो विभिन्न मात्राओं का वो करता है, तो वो पाई डायग्राम होता है। ठीक है, जिसमें सर्कुलर की हम बात करते हैं वो क्या है? पाई डायग्राम। ये सारे आपके बायोस्टेट से क्वेश्चन है जो यूजी लेवल में आपके लगता है। नेक्स्ट है 10 छात्रों की लंबाई का मानक विचलन आपको निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला लगा के आपको इसको निकालना होगा। मैं आंसर बता देती हूँ सीधा, तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा 2.72। आपको ये कुछ वैल्यूज है जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ही निकालनी है। ज्यादा पाई, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, ऐसा कुछ इतना वेरिएशन वगैरह वो नहीं पूछे जाते, कोरिलेशन वगैरह आपके सिंपल यहीं तक ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपके 2। बात करें 81। 81 में आपको क्या निकालना है भाई? मीन हाइट निकालनी है। तो देखो एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, तो ये चीजें आपको आती होगी, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ वाला। तो इसकी अगर मैं बात करूं 81, तो 81 का जो आंसर होगा वो है फर्स्ट 167.89। आप इजीली यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, अवशोषित व पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड अंडर कंट्रोल कंडीशन। तो एनर्जी वगैरह की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे 82 का जो आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि ना तो माइक्रोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हम डीएनए या प्रोटीन के जो उसको सेपरेशन की बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी में हम कलर वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ फोटोमेट्री यहाँ इसका आंसर होगा। ये पीजी लेवल है। फिर है 83, the technique used to separate component in mixture depending upon their affinity to stationary phase। तो देखो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज आपके होते हैं क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो यहाँ आपके 83 का जो आंसर होगा वो होगा 4 क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट बात करें 84, which of the following is not a component of electrophoresis system। कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का कौन सा नहीं है? तो ये चैम्बर कंटेनिंग है सपोर्ट मीडिया, ये तो होता है, एनोड कैथोड होता है, लाइट सोर्स नहीं होता, और पावर सप्लाई होता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? नॉट ए कंपोनेंट। तो यहाँ 84 में आंसर आ जाएगा आपके थर्ड, 84 का 3 हो जाएगा। ये पीजी लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। बात करें 85, जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारे, स्त्रीगत किए व अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए, जिसमें हम लिविंग को देख सके। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। लिविंग को देखने के लिए एक ही माइक्रोस्कोपी हम काम में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप उनको आसानी से देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट 86, इंडियन बाइसन जंगली भैंसा या गौर किस स्थान पर भी पाया जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सी जगह पे ये पाया जाता है? तो ये तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमें आए तो ठीक है, नहीं तो उस समय तुक्का मारना ही होता है, और नहीं आए तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट 87, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट माउंटेन गोरिल्ला। माउंटेन गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए कौन सा पार्क बनाया गया? तो इसके लिए बनाया गया कॉन्गो के अंदर विरुंगा नेशनल पार्क। इंडिया की बात नहीं है, ये बाहर की बात है। तो 87 का 4th आंसर यहाँ पे आएगा।
नेक्स्ट है 88 डेजर्ट नेशनल पार्क। ये बहुत बार पूछा गया है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क इंडिया के राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है, ये अपने राजस्थान में ही है, तो 88 का वन आंसर हो जाएगा। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं, सबसे बीच में होता है, फिर ये होता है और फिर बाहर वाला होता है, ठीक है। बीच वाला कोर जोन होता है, फिर आपके बफर जोन होता है और इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट इसमें नहीं है? तो 89 में 4 एंटरटेनमेंट जोन नहीं होता है, बाकी सारे जोन होते हैं, ठीक है। मैन्युपुलेशन जोन ये सबसे बाहर वाला होता है, कोर बफर और मैन्युपुलेशन, ठीक है। ट्रांजिशन में बोल देते हैं ऐसा कुछ। एंटरटेनमेंट जोन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ 4th आंसर इसका होगा। 90 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कटशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल। जो कटशिप बिहेवियर है, अनुरंजन मतलब मैथुन की बात कर रहा है, मेटिंग की बात कर रहा है, वो कौन सा नहीं है? पहला ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नॉट ट्रू, पहला ही ऑप्शन मेरे को तो यही इट इज नॉट, जबकि गलत है, नॉट नहीं आएगा, ये तो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, मीटिंग तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर में ही होगी, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। मेल एंड फीमेल ऑफ सेम स्पीसीज मस्ट रिकॉग्नाइज देयर कटशिप, ये सब ठीक है, इंस्टिंक्टिंग पहले से होता है। नेक्स्ट है स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म दैट रिलीज द बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू साइन स्टिमुलस। कि साइन स्टिमुलस को देखकर हम अपना जो बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं उसे हम बोलते हैं IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। तो 91 में आएगा 1, 90 में भी 1 और इसमें भी ये होता है की स्टिमुलस, की स्टिमुलस होता है और उससे फिर हमारा FAP जनरेट होता है, और वो आप फ्लश मॉडल है, फ्लश टॉयलेट मॉडल, वो वाला इसके लिए हम पढ़ते हैं। Which of the following is not a sign of positive mental health? ये आपके क्वेश्चंस आ गए हैं अब। ये जो क्वेश्चन है वो आपके हैं साइकोलॉजी के। ये मैं देखती जाती हूँ, सारे अभी तक साइकोलॉजी चल रहे हैं। शारीरिक विकास, IQ, अधिगम, पहले साइकोलॉजी अच्छा था, पीछे उसमें आता था, लेकिन अब फर्स्ट पेपर में आएगा, आपको उसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पेपर में आपके क्या आने लग गया? साइकोलॉजी आने लग गई। थोड़ा सा देखेंगे भाई, पहले आपको बताया जाएगा कैसे क्या है, सिलेबस आएगा तभी हम कुछ कंक्लूजन पे निकलेंगे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो आगे अपने क्वेश्चंस 122 से दोबारा से अपने क्वेश्चन चालू हो गए। 122 से 122 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके, इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? डज नॉट हैव सेल वॉल। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, माइकोप्लाज्मा PPLO के अंदर सेल वॉल नहीं होती है 122 के अंदर था। नेक्स्ट है 123 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मोसिस। मोसिस के अंदर इनमें से किसके अंदर सेक्स स्टेजेस होती है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं? तो सेक्स ऑर्गन कौन से स्टेज में होते हैं? तो 123 में हमें पता है लीफी स्टेज के अंदर ये होते हैं। नेक्स्ट है ब्रैकिड फंजाई किसके अंदर रखी गई है? तो ब्रैकिड फंजाई ध्यान रखना आपके रखी गई है बेसिडियोमाइसेटीज में। 124 में आ जाएगा आपके सेकंड आंसर बेसिडियोमाइसेटीज। बात करें 125 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, एल्गी आप देख सकते हैं, आपको फ्री में मैंने इतना अच्छा कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करवाया है, पूरी NCERT मैंने उसमें ली और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप लोग पता नहीं कहाँ लगे हुए हो, आप वीडियोस नहीं देखते हैं। 125 में 3 आंसर रेड एल्गी के अंदर होगा। लेमिनेरियन मैनिटोल की बात करें तो वो ब्राउन एल्गी में होता है। नेक्स्ट नॉट करेक्टली मैच्ड इक्विसिटम। 126 में तो मुझे फर्स्ट ही सही लग रहा है क्योंकि इक्विसिटम मोनोकोट नहीं है तो जिम्नोस्पर्म है। फिलेजिनेला टेरिडोफाइटा सही है, फ्यूनेरिया मॉस है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, तो दैट वन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। 127 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कि नर व मादा युग्मोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता स्वतंत्र जीवन? तो स्वतंत्र जीवन किसके अंदर नहीं होता है? तो ये जिम्नोस्पर्म में, वहां पे स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है 128 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में कौन सी होगी? स्मूथ मसल यहाँ पे होगी, तो 128 में आ जाएगा 1। करेक्टली मैच किसके अंदर कौन सी है? तो यही है, थर्ड वाला करेक्टली मैच है 129 में 3 कि बरगद के अंदर प्रॉप रूट होती है, ठीक है, बाकी सब गलत है। फिल्ट रूट यहाँ नहीं होती, बीज वगैरह में देखने को मिलती है।
इनमें से कौन से टिश्यू में लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है, लिग्निन की, तो लिग्निन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें स्क्लेरेनकाइमा में, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, कि इनमें फ्लोएम और जाइलम में से किसके बीच में एधा कैम्बियम पाई जाती है, तो कैम्बियम जो पाई जाती है 131 में, तो ये डाइकोट स्टेम के अंदर पाई जाती है, ओपन की हम बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं 130, क्या हुआ, सिमेट्रिक फ्लावर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, कि किसमें सममित पुष्प पाए जाते हैं, सिमेट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक हम बात करते हैं, तो यहाँ 132 को यहाँ डिलीट किया गया है, तो ये आप ध्यान रखना 132 को क्या किया गया है, यहाँ पे डिलीट किया गया है। नेक्स्ट है एपोकार्पस ओवरी, जो है एपोकार्पस ओवरी की हम बात करें, एपोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर इज विथ, तो एपोकार्पस और एक होता है सिनकार्पस, सिन मतलब जुड़ा हुआ, एपो मतलब अलग अलग, तो एपोकार्पस ऑफ फ्लावर इज विथ 133 में, तो आप बोलोगे मैनी कार्पल, लेकिन वो सारी की सारी कैसे थे, फ्री, एपोकार्पस ओवरी है तो फ्री है, कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, ज्यादा तो होंगी। क्या हो गया इसके, नेक्स्ट है स्कूटैलम, स्कूटैलम किसका पार्ट है, तो स्कूटैलम हम देखते हैं मोनोकोट के अंदर हम देखते हैं, तो कॉटिलिडन ऑफ ग्रासेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्कूटैलम, आप इसको देख लेना, 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रखा है, तो 134 में 4th आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 135, एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, तो एंजाइम जो लाइसोसोम में होते हैं वो हाइड्रोलिसेस होते हैं, जिनकी पीएच 5 होती है, वो ध्यान रखना ये सारी चीजें। 135 में 2, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। 136, प्लाज्मिड जिसकी खोज लेडरबर्ग ने की थी, आप ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है हु डिस्कवर्ड, एक मिनट, who discovered that all cells arises from pre-existing cell by the cell division, I think ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रुडोल्फ विर्चो, बार बार घूम फिर के आता है ये क्वेश्चन। 1 फर्स्ट, which of the following is absent in plant cell, प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल यहाँ एब्सेंट होता है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन हमें अब देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है 139, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है, तो वो लिपिड बनाती है, और रफ की बात करें तो वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ध्यान रखना इजी है बिल्कुल, ये लास्ट के क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर है टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर सेल डिवीजन, कि जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो हमेशा फिक्स रहता है, ये क्या है, क्योंकि हमेशा ये 2 ऑल्सो डिवाइड बाय द फिशन, क्योंकि बाइनरी फिशन होता है, जिस वजह से ये ऐसा होता है, तो इसका आंसर होगा 4th आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 144, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्मिनल बिल्कुल टिप पे पाया जा रहा है, तो टर्मिनल टीलोसेंट्रिक के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन होगा 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जहां मेरे को लग रहे हैं आपको भी लग रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट, इनमें से पॉलीमेरिक हाइड्रोकार्बन कौन सी नहीं है, वो आपको बताना है, तो वो फ्रक्टोज है, क्योंकि भाई ये तो डाइसेकेराइड के अंदर आ जाती है, तो 142 में 1 बाकी सारी पॉलीसेकेराइड है। नीचे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच, देखो होमोथेलिक बाइसेक्सुअल प्लांट, हर्मोफोड्राइट अर्थवर्म होता है मेल फीमेल एक में, सही है, हेटेरोथेलिक यूनिसेक्सुअल, पिस्टिलेट मेल फ्लोर, मैनार्च एंड और सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल, तो ये तो गलत हो गया, ई वाला तो देखो गलत हो गया, तो जहां ई ऑप्शन है तो वो तो वैसे कट गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 143 में, 143 में फर्स्ट होने की चांसेस थे, लेकिन फिर और भी ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कर दिया गया है डिलीट, बहुत सारे डिलीट हुए हैं, 143 में आपको डिलीट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके गलत है, तो 144 में हमें देखने को, पहला देखो सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी बॉडी एंड ईआर, ये तो सही बात है, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर, ये तो सही बात है, जिससे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं, ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, यहाँ पे ये जो होते हैं उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। फिर मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, ये भी सही है। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अगर टीलोफेज, नहीं ये तो एनाफेज में होता है, गलत बात, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से नहीं है। ओवरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टिस में एंड्रोजन सही है, यहाँ ग्लूकागोन सही है, और हार्ट से सिक्रेटिन ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ आंसर हो जाएगा 145 में फोर्थ आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हे भगवान कितनी बार नॉट करेक्ट आएगा, गलत बताना है आपको। तो 146 में आपके देखो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, सही बात है। कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट आर नॉन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नहीं, और तो ये सेकंड आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। काफी देर हो गई बोलते बोलते, मैं भी थक गई हूँ, मैं ज्यादा पूरा पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस, बाइल जूस में क्या नहीं होता है, तो बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। 147 में वन आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन टीवी कहलाता है 500, आइडल वॉल्यूम ये कहलाता है 148 में 2 आ जाए। नेक्स्ट, लब साउंड कब आता है? जो लब साउंड आता है वो ये बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वॉल जो बंद होते हैं उसकी वजह से आता है, तो 149 में आ जाएगा आपके 3। और डब साउंड जो आता है दूसरा वाला साउंड होता है वो आता है आपके एसएलवी बंद होने से। नेक्स्ट है कौन सी शिप पे बैठ के घूमने गया था डार्विन? तो वो घूमने गया था HMS बीगल के ऊपर बैठ के वो घूमने गया था, और फिर उसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमें बताया था और अपनी थ्योरी उन्होंने दी थी, एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि हम पढ़ते हैं। तो आपने देखे हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, कब गए 2018 वाली वैकेंसी के, और आपने देखिए पेपर का लेवल कैसा है। तो पेपर का लेवल मुझे ना तो बहुत इजी लगा ना मुझे बहुत हार्ड, ये मॉडरेट था। ठीक है, क्योंकि कई आपको क्वेश्चन अभी बहुत इजी लग रहे हैं। होता क्या है हमारे साथ कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना, 10 क्वेश्चन एक तो हम घर पे सॉल्व करो और एक हम एग्जाम में सॉल्व करो, तो एग्जाम में हमारे हार्मोनल लेवल अलग होता है, तो वहां पे हमें थोड़ी अलग ही होता है, वहां सही करते करते भी हम गलत कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो ये मॉडरेट लेवल था, और मैंने इसकी कट ऑफ आपसे डिस्कस कर रखी है। 287 पॉइंट समथिंग इसकी जनरल की कट ऑफ उस समय गई थी। ठीक है, 272 के समथिंग या 71 के समथिंग ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 272 गई थी इस वाले पेपर में। तो ये पेपर मैंने डिस्कस किया। इस पे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।